हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, डीआरडीओ का एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डीआरडीओ द्वारा टेक्नीशियन ए का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग डीआरडीओ के लिए टेक्नीशियन ए का जो पोस्ट था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो पिछले साल एग्ज़ाम कराया गया था, उसी का हम लोग 65 क्वेश्चन, जो कि हम लोग को पता चला 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग इस 65 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय फील्ड द्वारा, चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ है। तो देखिए, धारा प्रवाहित चालक का जो आविष्कार हुआ था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ, कोई भी कंडक्टर होगा तो यहाँ से अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया गया ऑरेस्टेड, फ्राडे, हेनरी और लेंज। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ऑरेस्टेड द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहीं पर दिया हुआ है कि ओम का नियम के मध्य संबंध बताता है। देखिए, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला हम लोग को मिलता है V बराबर IR, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही हमारा बेसिक फार्मूला है, तो बताता यही है कि V जो होता है वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन नंबर मैच करते हैं, कौन सा मैच होगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वोल्टेज, प्रतिरोध तथा धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मेगर इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं मेगर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है विद्युत रोधी का प्रतिरोध, जो कि बहुत ज़्यादा होता है मेगा ओम में। देखिए, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मेगर किसे मापने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विद्युत रोधी का प्रतिरोध। तो याद रखिए, मेगर से कुछ क्वेश्चन और आप लोग को बता दें जो कि पूछा जा सकता है। मेगर की स्पीड पूछा जाएगा तो 160 आरपीएम लगाइएगा आप लोग। मेगर क्या मापता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। मेगर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है किसमें मापता है? मेगा ओम में मापता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाना चाहिए? तो देखिए, हम लोग जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। बोला जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर आयल रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है, नेम प्लेट में हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है ONAF, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से दिया गया है कि एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकाली मोटर निकालता है। देखिए, हमारी जो तुल्यकाली मोटर होती है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकाली मोटर हमारा जब ओवर एक्साइटेड होती है तो वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है, लीडिंग पर वर्क करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ लीडिंग करंट, यही सही हो जाएगा। ओवर एक्साइटेड तुल्यकाली मोटर क्या हो जाएगा? लीडिंग करंट पर वर्क करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया पोर्सिलिन विद्युत रोधी। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए विद्युत रोधी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर आप लोग देखे होंगे, हमारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, तो हमारा क्या होता है कि पोल से और जो हमारा कंडक्टर होता है उसके बीच में इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि हमारा पोल में करंट ना आए, इससे बचाने के लिए। और भी बहुत से पर्पज होते हैं, तो इंसुलेटर लगाया जाता है। तो हमारा किस चीज़ का बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, लिखा हुआ है पोर्सिलिन का बना होता है। उसको चमकदार क्यों बनाया जाता है? चमकदार का मतलब होता है उस पर पॉलिश कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, इसी को पूछा गया है। याद रखिएगा, गैसों और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए पोर्सिलिन का बनाया जाता है और चमकदार बनाया जाता है। चमकदार क्यों बनाया जाता है? गैसों और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए RMS मान 10 एम्पियर है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए RMS मान क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि एक हमारा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड की आवश्यकता होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारा RMS मान जो होता है हाफ वेव में वो होता है IRMS बराबर हो जाएगा Im/2। तो देखिए, हम लोग को अर्ध तरंग यानी कि हाफ वेव के लिए क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है RMS। तो यहाँ पे 10 रख देंगे, बराबर हो जाएगा Im/2। यहाँ से Im यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी? 10 गुना 20।
20 एम्पियर की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आरएमएस बोल रहा है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आरएमएस मान होता है आई आरएमएस बराबर हो जाएगा IM/√2। तो 20 बटा में क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। इसको हम लोग जब भाग देंगे तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 बटे में 1.414 हम लोग को मिला। अब इसको हम लोग को हल करना है, ये हल करते हैं। देखिए 20 बटे में 1.414, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20, 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 14 इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को भाग देना है, तो 20,000 में 1,414 से भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं, 1,414 में भाग देना किससे, 20,000 में, क्योंकि 20 पहले से था, 3 जीरो ऊपर बढ़ गया था। अब इसको भाग दीजिए, कितने बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1414, यहाँ पे कितना बच जाएगा हम लोग को 584 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 14 चौको 56। देखिए 1.4 हम लोग को मिल रहा है, तो ऑप्शन में देख लीजिए 1.4 हम लोग को बी में मिल जा रहा है, 1.414 आप लोग का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 10 ओम, देखिए 10 ओम का 2 प्रतिरोध है, उसको समांतर में जोड़ा गया है, फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 ओम का 2 प्रतिरोध है, उसको समांतर में जोड़ा है, तो चलिए हम लोग भी जोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है इस पूरे कनेक्शन को क्या किए, 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़े हैं, तो मान लीजिए हम लोग भी जोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से कोई कनेक्शन दे दीजिए, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा, 10 और 10 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 5 और 10 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, 10 और 5 15, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 ओम। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग से पूछा गया था कि टंगस्टन का जो तंतु होता है लैंप, इसमें भरे होते हैं, यानी कि कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम या ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन या आर्गन गैस, कार्बन या हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब बात कर रहा है इसमें गैस कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है, दिया गया कि डीसी मशीन की आर्मेचर कोर की बनी होती है। इसकी डीसी मशीन की जो आर्मेचर कोर होती है उसको किस चीज़ से बनाते हैं, तो याद रखिएगा डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को हम लोग लेमिनेशन से बनाते हैं। देखिए लेमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को लेमिनेशन करने से, यानी पतली पतली पट्टियों में तोड़कर उसके ऊपर जो होती है कि लेमिनेशन करके इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग का भंवर दर हानि, जिसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में, देखिए 2 वाट मीटर मेथड एक हमारा होता है जो कि पावर को मेजर करता है। पूछा जाता है कि किस कंडीशन में वर्क करता है, बैलेंस की कंडीशन में या अनबैलेंस की कंडीशन में, या बैलेंस और अनबैलेंस दोनों कंडीशन में। तो याद रखिएगा ये बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन दोनों में वर्क करता है। बोला कि इसमें 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 अगर देखी जाए तो भार का पावर फैक्टर क्या होगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखिए एक फार्मूला हम लोग को मिलता है, वो फार्मूला होता है tan phi बराबर होता है √3 W1 माइनस W2 बटे में W1 प्लस W2। इसमें आइए हम लोग रखते हैं, मान लीजिए 1 वाट मीटर की रीडिंग क्या है, 0 है, तो एक की मान लीजिए एक W1 है और W2 का मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे भी W1 प्लस 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आएगा W1 बटे में W1। अब यहाँ W1 कैंसिल, तो tan phi बराबर क्या मिला हमको, tan phi बराबर हो गया √3 tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। तो यहाँ से हम लोग को phi का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री। phi का वैल्यू हम लोग को 60 डिग्री मिला है। अब आइए हम लोग को निकालना है क्या है, पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर हमारा होता है cos phi, पावर फैक्टर होता है cos phi, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री रखेंगे हम लोग। cos 60 डिग्री का मान होता है 1 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का मान हो जाएगा 0.5। तो हम लोग को क्या ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है 0.5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। मान लीजिए कोई भी सर्किट है, उसमें अगर हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, करंट प्रवाहित करवाते हैं, तो कौन सा
प्रभाव उत्पन्न होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कोई भी प्रभाव हो सकता है, तापीय प्रभाव भी हो सकता है, रासायनिक प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव भी, करंट से हम लोग उत्पन्न तीनों प्रभाव को उत्पन्न करा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज की जब बैलेंस कंडीशन होती है तो उसमें एक बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इसमें करंट का मान 0 हो जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते क्यों होते हैं, इसमें हम लोग क्या क्यों करते हैं, प्रतिरोध का मापन करने के लिए, यानी आर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया समान बाल आघूर्ण विकसित करने के लिए, मान लीजिए समान बाल आघूर्ण विकसित कर रहे हैं हम लोग। अब मोटर कौन सी है, एक फेज की मोटर का पावर फैक्टर पीएफ का मतलब होता है पावर फैक्टर, 3 फेज की मोटर की तुलना में क्या होगा, पावर फैक्टर का कंपेयर करना है। एक सिंगल फेज की मोटर है और एक 3 फेज की मोटर है, तो हम लोग जानते हैं 3 फेज की जो मोटर होगी उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा। तो एक फेज मोटर का पूछा है कि 3 फेज मोटर की तुलना में क्या होगा, तो एक फेज का जो होगा पावर फैक्टर वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा इसके द्वारा दी जाती है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, देखिए क्वेश्चन जहां से उठाया है आप लोग भी, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से डीआरडीओ। उसी बेस पे आप लोग जितना भी दिन बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में डीआरडीओ टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जाकर डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आप लोग का एग्जाम कब है, और उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का मतलब राइट हैंड रूल की बात कर रहा है। इसमें प्रेरित ईएमएफ की दिशा इसके द्वारा दी जाती है। तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानते रहिए कि फ्लेमिंग का जो दायां हाथ होता है वो हमेशा जनरेटर में लगता है, और फ्लेमिंग का जो बायां हाथ होता है वो हम लोग लगाते हैं मोटर में। ये भी चीज़ पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए दायां हाथ जो होता है 90 डिग्री पर जब तीनों उंगलियों को हम लोग फैलाएंगे, 90 डिग्री पर जब फैलाएंगे तो इस तरीके से कुछ होगा। ये हमारा मान लीजिए अंगूठा है, तो इस तरीके से होगा। ये वाली जो उंगली होती है इसको हम लोग बोलते हैं पहली उंगली। यही पहली उंगली जो होगी ईएमएफ की दिशा दर्शाएगी, ये बीच वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएगी, ये अंगूठा जो होगा गति की दिशा दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा पहली उंगली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। वैसे तो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो हमारा होता है वो हमारा होता है सिल्वर यानी चांदी। सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, अगर ऑप्शन में सिल्वर हो जाता है तो सिल्वर हम लोग मारते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिशियन का डीआरडीओ में, उसमें यही ऑप्शन दिए गए थे, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसमें हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो तांबा हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो तांबा है। इसका ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ स्टेयर केस की लाइटनिंग, जीने की वायरिंग। देखिए जीना यानी सीढ़ी की जो वायरिंग होती है, सीढ़ी आप लोग देख रहे होंगे, सीढ़ी की जो वायरिंग होती है उसमें एक स्विच यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 वे स्विच। टू वे स्विच हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि नीचे से भी ऑन ऑफ किया जा सके और ऊपर जाने के बाद भी इसको ऑन ऑफ किया जा सके। इसलिए जीने की वायरिंग, जीने का मतलब होता है सीढ़ी की वायरिंग। सीढ़ी की जो वायरिंग हो तो उसमें हम लोग 2 वे स्विच का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, सिंगल पोल की 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया तुल्यकाली मोटर इसके लिए उपयोग की जाती है। तुल्यकाली मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। अभी हमने बताया था कि सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड 3 मोड में काम करती है। जब ओवर एक्साइटेड होती है तो पावर फैक्टर को लीडिंग की तरफ ले जाती है, पावर फैक्टर को बढ़ाती है। लैगिंग में हमारा पावर फैक्टर कम होता है, नॉर्मली एक्साइटेड में यूनिटी होता है यानी 1 होता है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है तुल्यकाली मोटर किस लिए उपयोग होती है, कुछ लिए उपयोग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग या प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए हम लोग का एक होता है स्टार्टर, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 फेज की प्रेरण मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, उपरोक्त तो सभी। याद रखिएगा शंट मोटर और श्रेणी मोटर इसमें हम लोग का जो स्टार्टर यूज होता है, डीसी मोटर में हमारा 2.3 पॉइंट 4 पॉइंट ये स्टार्टर यूज होते हैं। वो हमारा डीसी सीरीज मोटर अगर है तो 2 पॉइंट स्टार्टर यूज कर लेंगे, डीसी शंट मोटर है तो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर है तो 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। ये सब स्टार्टर हमारा डीसी मोटर में यूज होता है। यहाँ पे कौन सा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर।
अब देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सभी स्टार्टर हमारे इंडक्शन मोटर में यूज होते हैं। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा किस में यूज होगा? प्रेरण मोटर में, 3 फेज की प्रेरण मोटर में यूज होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ, कौन सा शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? देखिए एक हमारा पावर प्लांट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, इसकी जो मेंटेनेंस होती है थोड़ा महंगी पड़ती है, इसको बनाने में भी थोड़ा खर्च आता है, रनिंग कास्ट भी अच्छी खासी होती है, लेकिन इसमें जो ईंधन की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 है जो नाभिकीय, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर। देखिए 1 किलो यूरेनियम से अगर हम लोग ऊर्जा को उत्पन्न करें तो 1 किलो यूरेनियम से उतनी ऊर्जा हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं जितना 30 टन 40 टन कोयला जलाना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट में अगर हम लोग 30 टन 40 टन का कोयला जला करके बिजली बनाए तो उतना हम लोग 1 किलो यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा बना सकते हैं। तो वही बोला कि सबसे कम मात्रा में ईंधन किस में यूज होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट या नाभिकीय पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया घूर्णी परिवर्तित। घूर्णी परिवर्तित का मतलब होता है रोटेटिंग कन्वर्टर। रोटेटिंग कन्वर्टर जो होता है या एम्पलीफायर, वो क्या करता है कि इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रोटेटिंग परिवर्तित या घूर्णी परिवर्तित जो होता है वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ कि 4 पोल, पी बराबर दिया हुआ है 4 पोल 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि हमारा फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है एफ बराबर 50। देखिए फ्रिक्वेंसी का मात्रक जो होता है वो साइकिल पर सेकेंड, और हमारा क्या होता है साइकिल पर सेकेंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है, याद रखिएगा। एफ पी दिया, एफ दिया है, पूछ रहा है कि तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होगी। याद रखिएगा इस फार्मूले पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आईटीआई बेस का एग्जाम हो, यहाँ तक कि जेई का भी जो एग्जाम होता है, इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 120 एफ बटे में पी का फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का तुल्यकालिक मोटर में। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे 120 गुणते एफ बराबर कितना दिया हुआ है 50 और पी बराबर दिया हुआ है 4। तो देखिए 4 3 12 30 आ जाएगा, 3 5 15 यानी 1500 आरपीएम हम लोग को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1500 आरपीएम रोटेटिंग पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेटिंग पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना बार घूमेगी मशीन? 1500 बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। डीसी मशीनों के मामलों में यांत्रिक हानियां इसका फलन होती है। देखिए हमारा होता है यांत्रिक हानियां। डीसी मशीन में कई तरीके की हानि होती है, हिस्टैरिसीस हानि है, डी करंट लॉस, कॉपर लॉस हमारा होता है, मैकेनिकल लॉस होता है जिसको यांत्रिक हानि बोलते हैं। तो यांत्रिक हानि जो हमारी होती है वो हमारा चाल से रिलेट करती है। चाल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यांत्रिक हानियां भी बढ़ती जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा चाल। क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लीजिए कि एक आरएल श्रेणी परिपथ में कौन सा परिपथ है? आरएल श्रेणी परिपथ। आरएल श्रेणी परिपथ का मतलब हो गया यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, ये श्रेणी में इस तरीके से सप्लाई में से कनेक्ट है। आरएल श्रेणी परिपथ में दिया हुआ है कि वोल्टेज वी है और धारा आई है, इसका कोण फाई। देखिए फाई इस तरीके से बनता है, हमें यहाँ पे फाई लिख दिए थे क्योंकि ये वाला सिंबल हमको नहीं मिल रहा था। तो ये फाई जो होता है क्या बोल रहा है कि कोण फाई से लीड करती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक सबसे पहले हम जानते हैं शक्ति गुणांक होता क्या है? वो होता है कॉस फाई, यानी कि एंगल फाई जो होता है वी और आई के बीच का एंगल होता है, उसका जब कास लेते हैं तो हम लोग का होता है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होता है? कॉस फाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कोण का कॉस फाई, ये सिंबल जो इसको फाई आप लोग पढ़िएगा। तो कोण का कॉस फाई, ये जो एंगल है इसका कॉस लेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का शक्ति गुणांक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया एक प्रेरणी मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि। देखिए हमारा रोटर में जब रेजिस्टेंस हम लोग, प्रविष्टि का मतलब होता है कि उसमें जोड़ना, ऐड करना। तो रोटर में जब हम लोग प्रतिरोध जोड़ते हैं इंडक्शन मोटर में, वो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। तो जब रोटर में हम लोग प्रतिरोध जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है कि आरंभिक बालागुण को बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टार्क को इंक्रीज करने के लिए हम लोग रोटर सर्किट में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं? प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि कौन सी है? देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बैटरी को सीरीज में जोड़ रहे हैं, बैटरी को इस तरीके से हम लोग सीरीज में जोड़ते जाएं तो हमारा वोल्टेज में वृद्धि करेगा। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो करंट में वृद्धि करेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर पैरेलल में जोड़ते हैं, बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करना है तो किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि करते जाइए, करंट की रेटिंग बढ़ती जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि मोटर इसमें मूल्यांकित की जाती है। आप लोग जानते हो कि मोटर आप लोग सुने होंगे हमेशा कि इतने एचपी की मोटर है, 5 एचपी की मोटर है, 20 एचपी की मोटर है। तो आप लोग जानते हैं कि मोटर को किस में मूल्यांकित किया जाता है, एचपी में। या तो दूसरी रेटिंग आप लोग को किलोवाट भी दे सकता था, किलोवाट, 1 किलोवाट की मोटर है, 2 किलोवाट की मोटर है, 10 किलोवाट की मोटर है, इस तरीके से भी रेटिंग की जाती है। तो एचपी या किलोवाट में मोटर का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे एचपी दिया गया था हम लोग को ऑप्शन में, पिछले साल जो एग्जाम कराया गया उसमें हम लोग को एचपी दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है 400 वोल्ट की लाइन है, अक्रिय खंड। अक्रिय खंड का मतलब समझ रहे हैं, डेड एंड, जहाँ पे लाइन खत्म होती है, डेड एंड। डेड एंड पे हमारा कौन सा काम में लाती है वह विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर डेड एंड पर लगाया जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्कल टाइप इंसुलेटर। सर्कल टाइप जो इंसुलेटर होता है उसको हम लोग डेड एंड पर लगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया 3 फेज के एसी परिपथ के स्टार कनेक्शन में क्या होता है। देखिए 2 तरीके का कनेक्शन होता है, एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज जो होता है √3 वोल्टेज के √3 टाइम होता है फेज वोल्टेज के, और हमारा जो लाइन करंट होती है वो बराबर होती है फेज करंट की। ये हमारा स्टार कनेक्शन का दोनों पॉइंट मिलता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, करनी में 3 गुना होता है किसके, फेज वोल्टेज के। देखिए करनी भी हमको नहीं मिल रही थी, यहाँ पर लिखने के लिए पीडीएफ बना रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, करनी में 3 की जगह हम लिख दिए थे √3। तो देखिए क्या होता है, लाइन वोल्टेज √3 होता है किसके, फेज वोल्टेज के। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के √3 के बराबर होता है। फेज वोल्टेज तथा लाइन वोल्टेज समान होते हैं, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए लाइन वोल्टेज का √3 गुना है फेज वोल्टेज के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं PMMC। पी से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ डीसी और एसी के मापने में, केवल डीसी राशियों के मापने में, केवल एसी राशियों के मापने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा याद रखिएगा PMMC जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये हमारा क्या होता है, हमेशा सिर्फ डीसी पर ही यूज होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, केवल डीसी राशियों के मापने के लिए। PMMC का जो स्केल पूछेगा तो कैसा होता है, लीनियर होता है, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में इंटरपोल से जुड़े होते हैं। देखिए इंटरपोल जो होता है हमारा डीसी मशीन में जो इंटरपोल होता है उसको हम लोग क्यों जोड़ते हैं, ये जान जाइए कि डीसी मशीन में इंटरपोल हम लोग जोड़ते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए जोड़ते हैं। बोला क्यों, कहाँ, कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं। दूसरा एक आप लोग का ऑप्शन ये भी दिया जा सकता था कि आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के साथ श्रेणी में देगा तो वो ऑप्शन आप लोग का एग्जैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी में बोला है, ये भी ऑप्शन आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में, कंट्रोलिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया। स्विचिंग लॉजिक प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि तुल्यकाली मोटर, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है। डैम्पर वाइंडिंग याद रखिएगा हमेशा 2 काम करता है। डैम्पर वाइंडिंग को हम लोग कहाँ करते हैं, पोल के जो फेस होते हैं वहाँ पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा डैम्पर वाइंडिंग से हंटिंग का प्रभाव जो होता है, जो लोड में जब फ्लक्चुएशन होता है तो मोटर में हंटिंग होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। दूसरा स्टार्ट करने के लिए मोटर को भी हंटिंग हम लोग स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जगह, हंटिंग प्रभाव को कम करना तथा मोटर को चालू करना है, दोनों काम करता है डैम्पर वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न एसी मशीन में काम में लाया जाता है। देखिए स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है। 2 तरीके का हमारा होता है, एक होता है स्टैटिक इंडक्शन होता है, स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। हमेशा याद रखिए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में लगता है, ट्रांसफार्मर में, और हमारा जो डायनामिक वाला होता है वो जनरेटर में लगता है। तो यहाँ पे किसकी बात किया, स्थिर यानी कि स्टैटिक वाले की, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टैटिक वाला लगता है, जैसा कि अभी हमने बताया था।
अब भाई हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया वो एनर्जी मीटर होता है। देखिए हम लोग के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इंडिकेटिंग टाइप होते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप होते हैं, तो और हमारा एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखिए हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई वोल्ट मीटर है तो हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमारा पे जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग होता है। इंटीग्रेटिंग यानी इंटीग्रेट यानी जुड़ता जाता है। इंटीग्रेटिंग यानी कि इसमें क्या होता है, बिजली का बिल जो होता है देखें आप लोग, जुड़ती जाती है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। सब लोग आप लोग सुने होंगे एलईडी, तो सब लोग सुने होंगे। एलईडी तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है, तो हमेशा याद रखिए एलईडी जो होता है फॉरवर्ड बायस में काम करती है। फॉरवर्ड बायस दो तरीके का बायसिंग होता है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। जीनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। जीनर डायोड जो होता है नॉर्मली रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात क्या है एलईडी की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। चुंबक आप लोग देखे होंगे, चुंबक सब लोग देखे होंगे। चुंबक की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एस। चुंबक को कितने भी टुकड़ों में तोड़ लीजिए, इसका जो पोल होता है वो आप कभी नष्ट नहीं होता है। वो प्रत्येक खंड जितना भी तोड़ेंगे सबका दो ध्रुव आप क्रिएट हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी, बहुत सी प्रॉपर्टी है, सब थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बोला कि चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है, तो याद रखिएगा चुंबक लोहा को तो आकर्षित करेगी, एल्युमिनियम को आकर्षित नहीं करेगी। लोहा को आकर्षित करेगी, तांबा को आकर्षित नहीं करेगी। तो लोहा को तो आकर्षित करेगी, कोबाल्ट को भी आकर्षित करेगी, जस्ता आकर्षित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी दिया वो निकेल। निकेल हमारा होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको आकर्षित करेगी। कोबाल्ट भी हमारा होता है, इसको भी आकर्षित करेगी, जस्ता को नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ता की जगह इस्पात कर लीजिए, लिखने में गलती हो गई होगी, यहाँ पे इस्पात कर लीजिए, क्योंकि जस्ता को भी नहीं आकर्षित करेगी। तो यहाँ पे निकेल, कोबाल्ट और इस्पात, ये तीनों चीज, तीनों को आपस में आकर्षित करेगी हमारा चुंबक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जब यहाँ पे इस्पात कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है धारिता की इकाई फैराड होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया था कि धारिता की इकाई फैराड होती है और होती भी है। अब बात करें धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होगी। देखिए दो तरीके का हमारा रिएक्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेल से लिखते हैं, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेल से लिखते हैं। दोनों का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। अब प्रतिरोध एक होता है हमारा, ये तीनों जो होता है तीनों की वैल्यू क्या होती है, ओम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 दिया, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखिए कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा दक्षिण हस्त नियम यानी कि राइट हैंड रूल और दक्षिण हस्त का कार्क स्क्रू रूल, कार्क स्क्रू रूल होता है, इससे भी निर्धारित कर सकते हैं, दक्षिण हस्त नियम से भी निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो हमारा होता है वो होता है K बराबर N2/N1 बराबर V2 बटे में V1 बराबर I1 बटे में I2 होता है, ये याद रखिएगा। N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1 बटे में I2। तो देखिए N2/N1 सही है, V2/V1 सही, I1 बटे में I2 सही। आप उपरोक्त सभी, ये सभी जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, वह सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं। ये सभी टॉपिक आप लोग मशीन का जरूर पढ़ के जाइएगा। और स्पेशल मोटर होता है, सिंगल फेज का इंडक्शन होता है, सभी टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए डीआरडीओ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे डीआरडीओ का लेवल क्या है। डीआरडीओ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पूछेगा। आईटीआई में जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रीशियन का, ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा डीप में जाके एकदम जे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत। हाँ ये करिएगा कि सभी टॉपिक को पढ़िएगा, लेकिन ऊपर ऊपर ही पढ़िए, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। ऊपर ऊपर पढ़ने का मतलब होगा आप लोग जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसको कायदे से रिवाइज कर लीजिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डीप में पढ़ने का। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ कि 12 पोल का अल्टरनेटर है, P बराबर 12, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम कर रहा है, F बराबर 50। तो बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। वही फार्मूला लगाइए, NS बराबर 120 F बटे में P। तो यहाँ पे देखिए NS बराबर 120 F बटे में P, यहाँ पे 120 रख दीजिए, वो तो 50, F बराबर क्या रखिएगा 50 दिया है बटे में P बराबर 12 पोल।
तो देखिए 12 दाम 120, ये हल करिएगा तो आ जाएगा 1000 आरपीएम पर मोटर घूमेगी अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ कि यूजेटी के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा यूजेटी के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि वीबीबी को 0 तक घटाकर यूजेटी को ऑफ किया जा सकता है। अब देखिए यूजेटी की बात आ गई तो यूजेटी से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। यूजेटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब एक क्वेश्चन इसका अनुप्रयोग से आता है कि यूजेटी को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसको याद रखिए हमेशा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तरीके से यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए कौन सा यंत्र पसंद किया जाता है। अभी हम लोगों ने एक यंत्र देखा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम लोग मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। तो ये यंत्र जो होता है हमेशा डीसी पर ही वर्क करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल क्या होता है, देखिए डीसी वोल्टेज के मापने के लिए पसंद किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग को बोलना है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो बताएगा। देखिए पीएमएमसी, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से ये है कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, इसको बताइएगा। और पीएमएमसी का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में बताइएगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो पीएमएमसी के बारे में ये दो क्वेश्चन बताइएगा। पीएमएमसी का फुल फॉर्म और पीएमएमसी का स्केल किस तरीके का होता है, लीनियर होता है या नॉन लीनियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब, देखिए स्क्वायर थ्रेड जब हम लोग यूज करते हैं जब भारी भार शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, एक परिनलिका में होती है, परिनलिका का मतलब मान लीजिए एक कॉइल है, हमारी परिनलिका है, इसमें क्या होता है, देखिए हमारा चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। इसकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है जो लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 जब एसी कोई की जगह को कर लीजिए, एसी को किसके द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर जो हमारा होता है उसको प्रवर्धक भी बोलते हैं, एम्पलीफायर रेक्टिफायर को बोलते हैं हम लोग प्रवर्धक। एम्पलीफायर तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। एम्पलीफायर तो क्या करता है कि किसी चीज़ को एम्पलीफाई करता है, यानी कि पावर को बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना, तो उसके लिए हम लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं। यहाँ पे एम्पलीफायर की बात नहीं की गई, ये प्रवर्धक यानी कि रेक्टिफायर की बात की गई है। देखिए रेक्टिफायर को प्रवर्धक नहीं बोलते हैं, रेक्टिफायर को हम लोग बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। यही दिष्टकारी या रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब बताइए एसी को डीसी में कन्वर्ट तो करते हैं, रेक्टिफायर कितने तरीके का होता है। तो देखिए याद रखिएगा रेक्टिफायर हमारा 3 टाइप का नॉर्मली यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि अर्थिंग के लिए आवश्यक है। देखिए अर्थिंग क्यों आवश्यक हम लोग को बताना है। मनुष्यों तथा मशीनों की सुरक्षा, मशीन की वायरिंग की सुरक्षा, पक्षियों कोई करंट से बचाने के लिए, पक्षियों करंट से बचाने के, इनमें से सभी। याद रखिएगा मनुष्य और मशीन की सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर का कार्य हम लोग को बताना है। देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा एसी पर वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर हमारा एसी पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर अगर डीसी दे देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अब बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, देखिए दिया डीसी वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, नहीं, डीसी पे काम ही नहीं करता है। बीम जो एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एसी वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है। जब बढ़ाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब घटाएगा तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। आइए अगला क्वेश्चन, 5 HP की स्क्वायरल केज मोटर है। स्क्वायरल केज का मतलब होता है पिंजरा प्रारूपी मोटर है। इसको इनमें कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टार्क देगा। देखिए हमारा मोटर की जो रेटिंग दिया हुआ है वो 5 HP दिया हुआ है। 5 HP की मोटर में हम लोग का जो यूज होता है स्टार्टर, वो होता है डोल स्टार्टर। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये 5 HP तक की मोटर के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही यूज करते हैं, तो इसके लिए बेहतर टार्क मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डोल स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो हमारा 20-25 HP की रेंज में यूज होता है। स्टार डेल्टा भी 20 HP तक यूज होता है। 20 HP से ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ अर्धचालक सामग्रियों की चालकता। देखिए चालकता की बात क्या है, किसकी, अर्धचालक। अर्धचालक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक को हिंदी में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी
कंडक्टर। देखिए सेमी कंडक्टर का मतलब हो गया कि ये आधा कंडक्टर का गुण रखता है, पूरी तरीके से ना तो कुचालक है ना तो हमारा चालक ही आधा चालक का गुण रखता है। तो इसकी चालकता क्या होगी, इंसुलेटर और चालक के बीच में होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 51, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने से इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए कोई चालक है ना, चालक का मतलब कंडक्टर, चालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है हमारा धनात्मक होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो चालक के तापमान में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। याद रखिएगा चालक का ही तापमान गुणांक हमारा धनात्मक होता है, यानी ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुचालक, इंसुलेटर और अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात करेगा तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि इन लोगों का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या होती है। देखिए परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांसफार्मर की ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य। देखिए ट्रांसफार्मर में हमारा एक ब्रीदर होता है, ब्रीदर में हमारा भरा होता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है, बाहर से जो नमी जाती है उसको सोख लेता है। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकता है क्या, सिलिका जेल। सिलिका जेल का कलर पूछा जाता है, अगर ये सही है, अगर सही है तो वो हमारा गुलाबी कलर का होता है, अगर हमारा खराब हो जाएगा तो वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो फिर हम लोग उसको निकाल के सुखा के यूज कर लेते हैं या उसको बदल देना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है। देखिए हम लोग का उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी में जो कैपेसिटर काम करता है माइका कैपेसिटर होता है। कौन सा कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होना चाहिए। पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर चार्ज हो गई बैटरी तो उसका हाइड्रोमीटर से जब हम लोग पाठ्यांक मापेंगे तो क्या मिलेगा, उसको मिलता है 1280। पूरी तरीके से चार्ज है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि जब तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम में हमारा टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, R1 + R2 + R3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही हो जाएगा। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए ठंडा करना बस होता है हम लोग का उद्देश्य, जल इसलिए यूज करते हैं तो हमारा होता है डीजल पावर प्लांट में बस ठंडा करने के लिए कूलिंग के पर्पज से हम लोग जल का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58 डबल सर्किट प्रेशर लाइन में होगा। डबल सर्किट प्रेशर लाइन में क्या होता है, 7 चालक होता है जिसमें एक पृथ्वी चालक शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। देखिए प्रतिरोधी भार पे हमारा जो फ्लक्स होता है फील्ड फ्लक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय फील्ड तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा के द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए धारा का प्रवाह आई, मैग्नेटिक फील्ड और बल एफ, इसकी दिशा निकालना तो कौन सा नियम लगाते हैं, इसके लिए हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 डायोड के अनुप्रयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होगी। अभी हम लोग देखे थे कि 3 तरीके का हम लोग का रेक्टिफिकेशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा, फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा, ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। हाफ वेव में, फुल वेव में और ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड चाहते हैं, हाफ वेव में 1, फुल वेव में 2, ब्रिज रेक्टिफायर में 4। यहाँ पूछा है किसके, फुल वेव में 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, y = a + b किस गेट का बूलियन फंक्शन है। देखिए y = a + b है तो a + b हम लोग किस में मिलता है, और गेट में मिलता है, और गेट में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और गेट का सिंबल अगर पूछा जाए तो देखिए इस तरीके से और गेट का सिंबल होता है, यहाँ से 2 इनपुट देंगे a b, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a + b मिलेगा हम लोग को, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका और गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट किस लिए अर्थ किए जाते हैं। देखिए न्यूट्रल पॉइंट जो होता है 3 फेज सिस्टम में अर्थ कर देते हैं, इसलिए करते होते हैं क्योंकि फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट जो होती है उससे बचाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओवर करंट से बचाने के लिए जब फॉल्ट होता है तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का नियमन किस पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का जो नियमन होता है, नियमन को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेशन, ये निर्भर करता है लोड के पावर फैक्टर पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्व लोडिंग कैपेसिटी, सेल्फ लोडिंग कैपेसिटी किसमें अधिक होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। ये सभी क्वेश्चन जो थे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो कि सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग को DRDO के द्वारा पूछे जाएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए और इसी लेवल के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।